Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today we are going to discuss graphical representation and its interpretation. So let's start. Graphical representation and interpretation. A graph between two quantities gives the information about the variation of a quantity with other quantity. Usually we take the values of an independent quantity along x-axis, means horizontal axis, the values of dependent quantity taken along y-axis. The graph between the straight line graph between the two quantities shows that there is a direct proportionality between them. यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं या दो क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है दो क्वांटिटीज के दरमियान, इसका मतलब ये होता है कि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ग्रेडियंट और एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम उसी पे बात करेंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया एंड द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसमें से ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया है और ये जो है वाई एक्सिस है, और इन दो क्वांटिटीज के दरमियान, इन दो एक्सिस के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पॉइंट पे जो हम वैल्यू लेंगे दैट इज x, और यहाँ पे जो क्वांटिटी ले रहे हैं दैट इज y। अब इसका मतलब ये हुआ कि y क्वांटिटी जो है वो वेरी कर रही है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। द क्वांटिटी y इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद क्वांटिटी x। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब ये है जो क्वांटिटी है अलोंग y एक्सिस वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी x। अब यहाँ पे देखिए ये शेडेड रीजन है, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यू नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हाफ आपने यूज किया और यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग जो क्वांटिटी है वो ली है और जो x एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी है हमने वो ली है। इसी तरह से जो हम यहाँ पे हर ग्राफ का एरिया आपको किसी ना किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब वो क्वांटिटी क्या हो सकती है डिपेंड करेगा कि y एक्सिस पे आपने कौन सी क्वांटिटी ली है और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी ली है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें स्लाइड है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ये सेम उसी तरह से x एक्सिस हैं, y एक्सिस हैं। अब हम देखते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या जो ग्रेडियंट है वो कैसे। अब देखें यहाँ पे ओरिजिन से लेकर इस x क्वांटिटी, जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी वहां पर चेंज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जो डेल्टा x आएगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, x माइनस 0। इसी तरह से y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो हम चेंज निकालेंगे। तो ये चेंज निकालने के बाद हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखते हैं, लुक एट दिस ग्राफ। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है यहाँ पे। ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है।
स्ट्रेट लाइन ये शो करी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली विद टाइम। जिस ग्राफ इस यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है विद टाइम। सो यहां पे जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट के एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या चेंज आ रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या चेंज आ रहा है। इसी तरह से नाउ लुक एट दिस ग्राफ। इन दिस ग्राफ the displacement of the object is not increasing uniformly. There is a curve. इसका मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज नहीं हो रहा। ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट increases steadily with time. So ऐसे ग्राफ में आप you can find the velocity at any instant by drawing the tangent to the graph at that particular point. अब हम एक समरी यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कि क्या क्या है। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसकी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन शोज दैट ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से ये एक नीचे वाला ग्राफ देखिए, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ही है। ये दो यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किए गए हैं। द स्लोप शोज विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। जितना ज्यादा स्टीप होगा, द स्टीपर द स्लोप ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ज्यादा स्टीप स्लोप होने का मतलब ये है कि वो वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है उसकी तरफ ज्यादा होगा। जैसे जैसे स्लोप मीन लाइन ऑफ द ग्राफ टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रही है, स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। इसी तरह से ये एक और ग्राफ है, थर्ड वन। इस ग्राफ को देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। जब डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। और एक और चीज इनमें रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट लाइक दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है या जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। एक और ये क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देखिए, ये जीरो से टी कैपिटल टी टाइम तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नाउ आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी जो है उसकी डिक्रीज होना शुरू हो गई। द ऑब्जेक्ट इज मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक द वे इट केम। जहां से वो आया था उसी तरफ वापस जाना शुरू हो गया है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। अब ये एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने देखना ये है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट and this one is the initial point. So you can see from this graph that the final displacement is 7 meters and the initial displacement when time was 0
its displacement was 1 meter. So during the time interval of 3 seconds, its displacement changes from 0 meter to 7 meter. So gradient of this graph will be equal to 7 minus 1 divided by 3 minus 0 is equal to 6 by 3, means 2.0 meter per second. So ये थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. मैंने डिफरेंट आपको ग्राफ डिस्कस किए हैं, यहाँ पे आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. अब हम नेक्स्ट जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. ये फिर सेम वैसे ही है. एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, और ये जो है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बना. सो एट दिस पॉइंट द टाइम वाज t and the velocity is v meter per second. So this is the area, or area of this triangle is equal to half into v into t, velocity times time. This graph shows that velocity of the body is increasing with time. So first of all, how can you calculate the distance traveled? The distance traveled by the object is equal to area of this triangle. It means velocity time graph का जो area है वो आपको distance travel के बारे में information देगा. So for changing, एक और चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन किस तरह से चेंज हो रही है? यूनिफॉर्म जो है वो चेंज आ रहा है. फॉर वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. देखिए स्टार्ट ये हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक जितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें. यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v थी, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0 वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो यहाँ पे अब देखिए एक और हम यहाँ पे अब हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं. ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका टाइम कितना चेंज हुआ है और उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया है. डेल्टा v जो है वेलोसिटी में चेंज आया है और डेल्टा t जो है उसका टाइम में चेंज आया है. तो ग्रेडियंट या स्लोप दोनों लफ्ज आप यूज कर सकते हैं. द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. So magnitude of acceleration can be calculated. Magnitude of the acceleration is equal to gradient of the velocity time graph. So this graph shows that velocity of the body is increasing at a constant rate, means it has a constant acceleration. So अब आपने दो चीजें यहाँ पे देखी है कि जो ग्रेडियंट है या स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या यूं कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या जो ग्रेडियंट है वो आपको ये बताएगा कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग या हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. सो ग्रेडियंट आपको ये इंफॉर्मेशन देगा और एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल हुआ है. अब एक और ग्राफ देखें यहाँ पे. दिस ग्राफ शोज दैट बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ, सो एरिया विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t, और वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. In this graph, the shaded area is a rectangle and its area is equal to length times width.
means velocity multiplied by time is equal to displacement. Gradient of this graph is equal to acceleration, and in this case ग्रेडियंट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ की, तो वो क्या बनेगा, जीरो होगा. ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जीरो. इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक और हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, और ये जो है वो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ग्राफ. सो ग्रेडियंट, the graph shows the velocity of the body is increasing at a constant rate, meaning it has a constant acceleration. The gradient of velocity time graph is the change in velocity divided by time and is equal to the magnitude of acceleration. So ये distance traveled जो है वो area of the triangle से हम calculate करेंगे. For changing velocity, the distance traveled is the average velocity multiplied by time. For a constant acceleration from zero velocity, this is equal to half of the maximum velocity. Now look at this graph, and it's your turn now कि आप calculate करें the acceleration from A point to B point, the maximum speed, total distance traveled, and the acceleration from C to D. सो आपने अभी पीछे जो इंफॉर्मेशन आपको, जो आपने नॉलेज यहाँ पे गेन किया है, उसको अप्लाई करेंगे. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी. ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल होता है ग्रेडियंट के, और ए से बी तक हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया. वेलोसिटी में चेंज, यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 और ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी 0. इसी तरह से टाइम में हम चेंज निकालेंगे कि टाइम 0 से 10 सेकंड हुआ, तो 10 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी हमने देखनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है या मैग्नीट्यूड आती है, that is directly that can be directly seen from the graph and is equal to 10 meter per second. B पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी है, और इसी तरह से B से C तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. C से D पे ये स्लोप जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया. इट मींस उसमें डिसेलरेट करना शुरू हो गया. सो हम कैलकुलेट करते हैं अब नेक्स्ट कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा उसका. हमने पढ़ा अभी कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है उसके एरिया से. सो हम देखेंगे यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे. देखिए ये ए से बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है. पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, यानी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. देन फ्रॉम बी टू सी जो उसका एरिया नीचे बनता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम बी टू सी, वो एक रेक्टेंगल बनती है. और इसी तरह से सी से डी, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल बनती है. सो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं. ये ट्राइंगल है चूंकि, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस जो है वो 10 हो गई, 10 माइनस 0 10, और इसी तरह से इसकी हाइट भी 10 हो जाएगी. तो हाफ इनटू मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये एक ट्राइंगल का आपने एरिया निकाला. इसी तरह से बी से सी के जो नीचे रेक्टेंगल बन रही है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू विड्थ. ये अब देखें सी पॉइंट पे उसका टाइम था 60 और बी पॉइंट पे था 10, तो चेंज कितना आया यहाँ से यहाँ तक 50. और इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो 10 थी, तो 10 इंटू 50, ये आपके पास ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा. प्लस नेक्स्ट जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इनटू ये आपके पास जो चेंज आया है सी से लेकर डी तक वेलोसिटी में, दैट इज 10, और जो टाइम में चेंज आया है दैट इज 20 सेकेंड्स. तो इनको सबको टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 650 मीटर्स. सो आई होप कि ये आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मैक्सिमम स्पीड कैसे कैलकुलेट की,
और इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे किया। एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड हो सकता है कि बी से सी तक उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कितनी है, 10 है। इसी तरह से एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी जो हमने कैलकुलेट करना है, सी टू डी यानी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सी से डी तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहाँ पे वेलोसिटी थी 10, डी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 0, तो चेंज कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 10, और टाइम का चेंज क्या होगा, इनिशियल टाइम था 60 और फाइनल टाइम हो गया 80, तो इनका डिफरेंस 20 है, तो माइनस 10 divided by 20 will be equal to minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव मीन डिसेलरेट कर रहा है और अब वो स्लो डाउन होता जा रहा है। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम एक और ग्राफ यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक और है शेप उसकी, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। At time t is equal to 0, when you start observing an object's motion, so its velocity was u. So after time t, its velocity become v. So initial velocity इसकी u थी, after time t उसकी velocity क्या हो जाएगी, हो गई है v हो गई है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। This graph represent the motion of a body accelerating at a uniform rate. उसका velocity time graph जो है वो आपको यूनिफॉर्मली चेंज आ रही है उसकी वेलोसिटी में, तो वो हमें बता रहा है कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u to final velocity v in time t. So from this acceleration can be calculated by using the gradient. ग्रेडियंट कैसे, हमने देखा कि डेल्टा v ओवर डेल्टा t, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया v माइनस u, और टाइम में कितना चेंज आया, t माइनस 0 इज इक्वल टू t, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u ओवर t। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी डी ई, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। इसी तरह से फिर आपने उसमें ऐड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बी सी डी। सो ये दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो दैट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू u इंटू टी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, उसकी वेलोसिटी u थी t टाइम तक, तो फिर ut प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, v माइनस यू इंटू टी। हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला ही आपने यूज करना है। ये समरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, लेकिन ज़हन में रखिएगा वेलोसिटी जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 u वेलोसिटी से, और आफ्टर उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है विद टाइम और यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह से ग्रेटर स्लोप द ग्रेटर एक्सेलरेशन, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका जो है वो स्लोप कम है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, या स्लोप मैंने कहा हम ग्रेडियंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये कांस्टेंट जो है वेलोसिटी का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ जो है हमें ये बता रहा होता है कि एक्सेलरेशन 0 है। इसी तरह से ये ग्राफ जो इस तरह से बन रहा हो तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव स्लोप है, मीन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मीन ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्लोप इज चेंजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, यूनिफॉर्मली चेंज उसमें नहीं आ रहा वेलोसिटी में, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी होती हैं जिसमें जैसे हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान,
तो उसका जो एरिया है वो आपको वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जो एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग। इसी तरह से अगर हम इसी ग्राफ का यानी फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। और जो एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। जैसे हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो जो एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा वर्क डन। कैलकुलेशन का तरीकाकार वही होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि जो ग्राफ प्लॉट किया है वो किन दो क्वांटिटीज के दरमियान है। स्लोप भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एरिया भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया है उसके अकॉर्डिंगली एरिया आपको फिजिकल किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो है वो आपको वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इस ग्राफ का अगर हम स्लोप यानी ग्रेडियंट कैलकुलेट करें किस ग्राफ का, फोर्स और एक्सटेंशन जो कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई है, तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो वो आपको क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एनर्जी डेंसिटी बताएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट ड्रॉ करें तो आपको इलास्टिक मॉडुलस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको चंद एग्जांपल्स बताई हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ग्राफ्स के बारे में कि किस तरह से हमने उसको इंटरप्रेट करना है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।